So here in this video I am going to talk about the nucleus. So it is the important component of a living cell. तो अगर हम बात करते हैं किसी भी लिविंग सेल की तो उसका एक बहुत ही important component होता है न्यूक्लियस, और ये ज़्यादातर स्फेरिकल शेप का होता है और ये सेल के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। और इसे अगर हमें देखना है माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे ईजिली देख सकते हैं, बट हमें इसे स्टेन करना होता है। जैसे अगर कोई भी आप चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट देखते हो तो आपको इतना ईजिली नहीं दिखता है, बट वही चीज़ जब आप थोड़ा कलर करके देखते हो तो वो आपको ईजिली विजिबल होता है और अच्छे से दिखाई भी देता है। सो इन अ सिमिलर मैनर हम उसे स्टेन करते हैं सो दैट हमें छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो है वो अच्छे से दिखाई दे जाए। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि जो सेंटर में है उसके चारों तरफ क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियस तो आप देख सकते हो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर जो छोटा सा है दिस इज़ अ न्यूक्लियस, चारों तरफ जो है दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म। अब होगा क्या कि जो आपका ये न्यूक्लियस है यहाँ पर होगा क्या कि जो आपका यहाँ न्यूक्लियस है और जो आपका साइटोप्लाज्म है इसके बीच में एक और लेयर होती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये न्यूक्लियस को कवर करती है। दिस मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो पोरस, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, मतलब इसके अंदर मूवमेंट हो सकता है। तो साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ अंदर आ सकती है, न्यूक्लियस तक पहुंच सकती है, और न्यूक्लियस से बाहर जा सकती है, मतलब साइटोप्लाज्म पर पहुंच सकती है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम अच्छे हायर मैग्नीफिकेशन का माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें जो है ईजिली देख सकते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर होता क्या है कि एक स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज वर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे की तरह होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स वर प्रेजेंट। और ये जीन क्या करते हैं, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर आते हैं वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन्स क्या करते हैं, जीन्स हेल्प करते हैं इन इनहेरिटेंस और अ ट्रांसफ़र ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर मतलब बच्चों के अंदर आते हैं, सो वो किसके थ्रू आते हैं, वो जीन्स के थ्रू ही आ सकते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो हमें सिर्फ तभी दिखाई देता है जब सेल का डिवीजन होता है, मतलब जब सेल जो है वो डिवाइड करता है एट दैट टाइम हम उसे देख सकते हैं। आफ्टर दैट nucleus in addition to its role in inheritance act as a control center of the activities of a cell, because nucleus जो है वो कहीं ना कहीं inheritance मतलब वो ही मेन रोल प्ले करता है, so that is why हम उसे सेंट्रल रोल कह सकते हैं या फिर कंट्रोल सेंटर एक्टिविटी कह सकते हैं। मतलब एक सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है, या फिर जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक है पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आया, ऑफ स्प्रिंग में आई, सो वो चीज़ सब चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो दैट इज़ वाई दिस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी। तो ये कंट्रोल करता है पूरी एक्टिविटी को। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज़ नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। और जो पूरा का पूरा कंटेंट है, मतलब एक लिविंग सेल के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उन सब चीज़ों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है। साइटोप्लाज्म में आपको याद है कि उसमें राइबोसोम्स था, गोल्गी एपरेटस था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स है, जीन्स है, न्यूक्लियोलस है। सो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। तो सेल का जो लिविंग सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म।